नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अपने रिकॉर्ड लगातार तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के सभी कामों का सार इतना ही है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितनी जल्द बनने में कामयाब रहता है। रेस वैश्विक शक्तियों से भले हो, लेकिन बजट से देश को वो ईंधन देने की कवायद है जिससे विकास की गाड़ी सरपट दौड़े। इसी के साथ चुनौती ये भी होगी कि विकास की गाड़ी दौड़े तो सवारी यानी कि देशवासी कहीं स्टेशन पर ही छूट न जाएं। समेकित विकास के साथ आधारभूत संरचना में और सुधार, व्यापार के लिए कारोबारियों को उत्साहित करने वाला माहौल मिले, रोजगार के लिए युवाओं को बेहतर विकल्प मिले, रक्षा के क्षेत्र में आयात कम हो और निर्यात और बढ़े, अन्वेषण के अवसर बेहतर हो, नवाचार को सरकार का सहयोग मिले, अंतरिक्ष में परचम लहराए तो किचन में राशन किरासन की कमी न हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंता न रहे, लोगों को विश्वगुरु बनते भारत से इतनी तो आस है। अब सरकार का क्या यही प्रयास है? तो आज सवाल यही पूछेंगे, आम बजट से क्या उम्मीद करें? और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ हैं। झारखंड के चैंबर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक रामधीन जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक रामधीन जी आपका। और साथ ही हमारे साथ मेहमान हैं नितेश जी हैं, रांची यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नितेश जी। तो सबसे पहले तो हम नितेश जी आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों को आप पढ़ाते हैं कि किस तरह से वो अपने घर बार का, अपने कमाई का बेहतर प्रबंधन कर सकें ताकि आय अधिक हो, व्यय कम हो और उस आय और व्यय के बीच जो बचत हो उस बचत का समुचित निवेश हो बेहतर भविष्य के लिए। तो क्या सरकार इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर नजर आ रही है आपको? नमस्कार और जोहार सभी को। जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही उचित प्रश्न है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि झारखंड का बजट आने वाला है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट आने वाला है जी। और दोनों के बजट के आधार पे हम देख सकते हैं कि कितना प्रोस्पेक्ट हो सकता है आगे आने वाले क्षेत्रों में। तो कुछ विशेष चीजों पे हम लोग इसमें ध्यान रख सकते हैं जी। ऐसे इन जनरल हम लोग बात करें कि बजट, चूंकि हम लोग इन जनरल लोगों से बात करते हैं हमेशा या पढ़ाते भी हम लोग, तो और विशेषकर एज ए अर्थशास्त्री हम इस चीज को समझते हैं कि एक प्रकार का आय और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा होता है बजट जी। और इसमें उपलब्ध धनराशि को किस प्रकार खर्च करना है और किस प्रकार से आय प्राप्त करना है, इन दोनों का लेखा जोखा होता है। ये हमारा हो गया बजट। बजट जो है वो आपको तीन प्रकार के हो सकते हैं। संतुलित बजट होता है एक, जिसमें कि आय और व्यय दोनों बराबर हो गए। घाटे का बजट होता है जिसमें कि व्यय जो है वो आय से अधिक हो गया। और एक अधिशेष बजट होता है जिसमें कि आय जो है वो व्यय से अधिक हो जी। अब हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जैसे आप बजट के बारे में बात करें, घर का किराया वो बजट में आता है, बच्चों की शिक्षा, भोजन, अन्य खर्चे जितने भी आएंगे, सारे के सारे खर्चों का अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है उन खर्चों को पूरा किया जाए और कैसे हम लोग आय प्राप्त करें उसके लिए जी। तो चूंकि हमारे घर में क्या होता है कि हम लोग पहले अपना आय प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग खर्च का हिसाब करते हैं। लेकिन सरकार का उलट होता है जी। सरकार क्या करती है कि पहले अपने खर्चों को देख लेती है, उसके अनुसार आय प्राप्त करती है। यही बेसिक चीज है। और जहां तक बात, एक छोटा सा टेक्निकल चीज बता दें हम कि बजट जो है वो आपको बजट वर्ड से आया है। हम लोग इकोनॉमिक्स में बताते हैं इस चीज को जी। और वो आपको जब एक चमड़े का थैला खोला गया, ऐसा कहा गया, उसका अर्थ होता है चमड़े का थैला जी। तब कहा गया कि भाई बजट प्रस्तुत किया गया सबसे पहले इंग्लैंड में, और उसी चीज को हम लोग भारत में देखते हैं। भारत में इस चीज को एज इट इज अडॉप्ट किया गया। अब दो तरह की चीजें हैं, जैसे कि आपने पूछा केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट जी। इन दोनों के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा कि केंद्र सरकार का बजट जो होता है वो कुछ दो तीन चीजों पे वो निर्भर करता है। पहला तो केंद्र सरकार का बजट होगा वो आपके चार इंजन है उसके। पहला है कि वो व्यय जो है उपभोक्ता का व्यय, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है केंद्र सरकार जो है वो किस तरह से उपभोग पे खर्च करती है, दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करती है सरकार, और चौथा पॉइंट होता है कि एक्सपोर्ट पे कितना खर्च करती है। तो ये 4 इंजन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आपका बजट जो है वो सरकार, केंद्रीय सरकार का बजट इस तरीके से निर्धारित किया था। बिल्कुल, हम आपके पास फिर आएंगे, हम आपके पास आएंगे, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझेंगे नीतीश जी। लेकिन हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी मेहमान जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर अभिषेक रामाधीन से ये समझना चाहेंगे कि जो बजट के अलग अलग प्रकार डॉक्टर नीतीश जी बता रहे हैं, तो जब एक व्यवसायी अपना बजट देखता है तो वो उसमें मुनाफा देखता है, लेकिन सरकार अगर मुनाफा देखने लगे तो वो कहा जाता है कि वो जनहित का ध्यान रखने वाली सरकार नहीं है। सरकार का अगर खर्च जनहित से जुड़े कार्यों में आय से ज्यादा हो तब माना जाता है कि हां, घाटे का बजट सरकार का बन रहा है, मतलब वो वेलफेयर स्टेट वाला बजट है, सरकार जनता का हित चाह रही है। तो क्या लगता है इस बार उस आय और व्यय के बीच जो एक दूरी है, उस दूरी को पाटने का प्रयास होगा? हम उस दिशा में उतने मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते अब तक नजर आए हैं आपको? देखिए दीपक जी, जैसा अभी आपने बताया कि हम लोग आज के दिन में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अगर एब्सोल्यूट जीडीपी की बात करें, लेकिन अगर हम परचेजिंग पावर की बात करते हैं तो हम आज भी दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं। तो एब्सोल्यूट जीडीपी पे हम लोग 4.26 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और परचेजिंग पावर के हिसाब से हम लोग बात करें तो लगभग 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है जी। तो चाइना, अमेरिका के बाद तीसरा नंबर जो आता है वो हमारा ही आता है। और अभी पिछले साल हमारी निर्मला सीतारमन जी ने जो 7वीं बजट पेश की थी, इस बार 8वीं करने जा रही हैं, तो पिछले साल 45,03,000 करोड़ का बजट पेश किया गया था। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि आय और व्यय में बैलेंस रहे, और जैसा आपने कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे। आप, सरकार कोशिश करती है कि नए सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो, और मुझे यह बोलते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अगर पिछले 8-10 सालों की बात करें तो हमारी जो इनकम टैक्स रेवेन्यू है सरकार की, वो हर एक साल 20% के आसपास बढ़ रही है। जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो एक्सपेंडिचर है, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, वह अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें एमएसएमई, जो किसी भी देश की रीढ़ होती है, तो एमएसएमई का जो जीडीपी परसेंटेज था वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और वो आगे जो टारगेट है हमारे 60-70% उसकी तरफ भी जा रहा है। और सरकार बहुत अपनी तरफ से मेहनत कर रही है कि एमएसएमई आगे बढ़े। अगर अभी हम आज के दिन में विश्व का अगर व्यवसायिक रूप देखें तो दुनिया वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल पीरियड से जा रही है, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद फिर अभी जो नए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प जी भी आए हैं, और उनका कहना है कि नए कर लगाएंगे जो हमारे पे, और खासकर ब्रिक नेशंस पे। तो ये सब से मुझे लगता है कि सरकार को डरना नहीं चाहिए थोड़ा भी, और हमारे एमएसएमई और हमारे व्यापार, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कंटिन्यूअस ध्यान जैसे सरकार दे रही है, और बहुत अच्छा दे रही है। अलग से मैं कहूँगा कि एडुकेशन पे दुनिया के दूसरे देशों के समकक्ष हम स्पेंड कर रहे हैं। हमारी हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो लगभग 2% है, उसको बढ़ा के 5% करना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर भी हूँ, और मुझे लगता है हेल्थ एक्सपेंडिचर जरूरी है। हम तो एडुकेशन एंड शिक्षा पे थोड़ा अलग से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो हमारी हार्ट और हमारा ब्रेन है एक्चुअली, जो एडुकेशन और शिक्षा जो है सो। और अगर मैं बात करूं व्यापारियों की तरफ से, तो जीडीपी का थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए। कंटिन्यूअसली जीडीपी की, जो सरकार की जीडीपी कर रहा हूं, जीएसटी, तो जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, जो इतनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जैसे मैं जीएसटी आई थी तो कहा गया था कि ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स होगा, लेकिन आज के दिन में ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी जीएसटी का आपने जिक्र किया है, तो यहां हम चाहेंगे कि आप ये भी साफ कर दें कि उसके लिए तो अलग काउंसिल है जिसमें हर स्टेट के वित्त मंत्री भी उसमें मेंबर हैं। क्या बजट भाषण के दौरान ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वित्त मंत्री जीएसटी को लेकर कुछ कहें? सरलीकरण के लिए जो लेना पड़ेगा दायित्व, मेन दायित्व, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेना होगा। उसके बाद फिर जो जीएसटी काउंसिल है उसके साथ बैठ के विचार, लेकिन जो मेजर डिसीजंस जो होते हैं, जो की डिसीजंस हैं सरलीकरण के लिए, वो तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ही लेना होगा।
बिल्कुल, तो हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। थोड़ी बेसिक्स हमने आपने दर्शकों को बताई है, बिल्कुल, और क्या कुछ उम्मीद रखी जाए आगे आने वाले समय में इस वैश्विक परिस्थिति में, जिसका जिक्र अभिषेक रामाधीन जी ने किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति में है, यानी कि कहीं खतरे की घंटी तो नहीं बज रही है। तो इस पर हम ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे कि एक ऐसे समय में जब विश्व अपनी आर्थिक गतिविधियों को बरकरार रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब क्या देश हमारा भारत रफ्तार भर सकता है, छलांग लगा सकता है? सवाल तो पूछेंगे। मैं आज बजट पर हम बात कर रहे हैं और आम लोगों की रुचि इसी में होती है कि बजट के भाषण के बाद क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। लेकिन अभी उसमें 24 घंटे से कुछ समय अधिक है। हम विशेषज्ञों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि वैश्विक स्थिति में भारत कितना मजबूत है और जो सस्ते की बात है, जो महंगे की बात है, उसे दरकिनार कर किन चुनौतियों को हम सामना कर रहे हैं और उसमें भारतीयों का क्या सहयोग सरकार को चाहिए और सरकार भारतीयों को क्या व्यवस्था देने में सक्षम हो सकती है। तो डॉक्टर नितेश जी के पास चलेंगे। नितेश जी, पिछले सप्ताह एक खबर आई थी कि जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट को 25 बीपीएस बढ़ाया है, यानी कि 0.50% जो इंक्रीज हुआ है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये 0.5% इंक्रीज 2008 की मंदी का याद दिला रहा है और उससे भी पहले 2029 में भी यही हुआ था। जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और फिर ये मंदी का दौर शुरू हुआ था। दूसरी खबर इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि एलन मस्क, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो डॉज बनाया है खर्चों को कम करने के लिए, एलन मस्क ने एक पोस्ट डाल दिया है कि अमेरिका पर इतना बड़ा कर्ज है और वो गिनने वाली संख्या नहीं है, इतनी बड़ी संख्या दिखाई गई है उस पोस्ट में। तो हम क्या ये माने कि वैश्विक चुनौतियों के बीच हम अगर खड़े रहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से पिछले साल से कुछ बेहतर कर पाए, तो एक बड़ी कामयाबी मानेंगे? दीपक जी, आपने सही एनालिसिस किया है और इस पे हम कुछ 2-4 पॉइंट बताने चाहेंगे आप लोगों को। जरूर जरूर। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप भारतीय उपभोक्ता को किस तरह से देखते हैं। भारतीय उपभोक्ता करीब आपको पूरे मतलब जनसंख्या के आधार पर बात करें तो मिडिल क्लास की संख्या करीब 60 से 65% है जी। मंदियों के बारे में बात करें, जब 1998 में हम लोग के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा था परमाणु विस्फोट करने के बाद, तो भी हमारा मध्यम वर्ग ही था जो कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बचा लिया। जापान में अभी जो चल रहा है, अमेरिका में जो चल रहा है, कंटिन्यूअसली उनका एक ही जोर है, किसी तरीके से उन लोग अपने आंतरिक संसाधन को इस तरीके से बढ़ाएं और प्लस बाहर से आने वाले जितनी वस्तुएं हैं उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दें कि उनको अपने से टैक्स की उगाही करने का ही सवाल ना उठे। हमारे देश में क्या ऐसा हो सकता है? इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा मध्यम वर्ग जो है पहले से ही पिसा रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग जो है कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इनकम टैक्स जो है आपको कम था, आपको कॉर्पोरेशन टैक्स से। अभी ये कॉर्पोरेशन टैक्स आपका जो है कॉर्पोरेट टैक्स वो 28% आसपास है, 27-28%। और अभी जो है हमारे पास में जो इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा 32 से 33% है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इनकम टैक्स जो है वो बढ़ रहा है या बढ़ा है और हमारा जो है आपको जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घटा है। ओके, तो ये हमारा परिलक्षित करता है कि फिर हमारे पास में दूसरे सोर्सेज क्या हैं, क्या आंतरिक स्रोत हो सकता है कि हम लोग अपने रेवेन्यू को बढ़ा सके। हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज्यादा जोर दें, एक्सपोर्ट को हम लोग प्रमोशन करें, हम लोग एसईजेड ज्यादा से ज्यादा खोलें, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन जो है हमारे पास में हर स्टेट में खोले जाने चाहिए। बिल्कुल नितेश जी, आपने इस बात का जिक्र किया है तो प्रधानमंत्री का हालिया संबोधन के दौरान का एक वाकया याद दिलाना चाहेंगे, अपने दर्शकों के सामने भी उसे रखना चाहेंगे और आपसे उस पर प्रतिक्रिया भी चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट कर रहे हैं। ये जो कॉस्ट इंप्रूवमेंट है, हम गुड्स को और बेहतर स्थिति में रॉ मटेरियल की जगह सीधे फिनिश्ड गुड तैयार करें, उसके बाद उसका आगे प्रोसेसिंग में जाएं, तो ये बेहतर होगा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो उस दिशा में लगता है कि इस बजट में कुछ बेहतर संभावनाएं हैं उद्योग के लिए हमारे देश में। रखा जाए कि हम लोग जो फिनिश गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग सिलिकॉन सिटी बनाए हैं। ओके, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया कि आउटसोर्सिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे
जितने भी कंट्रीज वो हमारे यहाँ आकर के स्टैब्लिश कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, इसके आधार पे हम लोग आज की डेट में स्मार्टफोन सबसे अधिक जो है हमारे कंट्री में बन रहा है। तो ये जो चीजें हैं, या एमएसएमई के बारे में बात करें, हम लोग इस स्टार्टअप के बारे में बात करें, मेक इन इंडिया के बारे में बात करें, इन सब चीजों का तो फायदा होना ही है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखा जाए कि आखिर में हम रॉ मटेरियल जो है वो अपने यहाँ भी तैयार कर सकते हैं चीजों को, और ज्यादा से ज्यादा फिनिश गुड, कौन से फिनिश गुड्स को हम लोग को ये करना चाहिए। हम लोग अभी भी देखिएगा अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है उसका मैक्सिमम पार्ट हम लोग दूसरे देशों में भेजते हैं। हम लोग जो है सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं, किंतु हार्डवेयर कम होता है, सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा होता है। हम लोग दूसरे स्रोत को तैयार करें तो, ताकि हमारे देश में जो है उस तरह का माहौल बन सके। बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग और डिजिटल है। मैं तो डॉक्टर नितेश जी आपने जिक्र कर दिया है, लेकिन डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी से हम जानना चाहेंगे, चूंकि चैम्बर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और चैम्बर झारखंड के लिए एक ऐसा व्यवस्था तैयार कर सकता है, और जो अगर प्रधानमंत्री के ही शब्दों पर हम आगे बढ़ें कि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक ले जाएं, तो झारखंड जो खनिजों की संपदा से परिपूर्ण है उसके लिए तो विशेष अवसर खुल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा आप अभी नितेश जी से बात करते थे दीपक जी, तो अगर मैं अलग से झारखंड की दृष्टि से अगर देखूं जी, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल वॉलेटिलिटी इन द इंटरनेशनल आज के दिन में मार्केट या इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल इकोनॉमी अगर हम बोलते हैं जी, फिर भी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सपना देखा था कि बाय 2047 इंडिया हैज टू बी वन ऑफ द डेवलप्ड नेशन जी, और वो जो डेवलप्ड नेशन है, तो जो डिस्पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स जो है हमारी जी, खासकर अगर हम लोग ईस्टर्न स्टेट की बात करें, अगर झारखंड की बात करें, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग द रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम लोग नीचे से दूसरे तीसरे पायदान पे आते हैं। बिल्कुल, तो ये जो डिस्पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स है, और जो डिस्पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स की जो पर कैपिटा इनकम जो डेवलपमेंट है, तो उसको कहीं ना कहीं से मेहनत करना होगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द वॉलेटिलिटी उसमें मेहनत करना होगा। पिछले साल सरकार ने एक पूर्वोदय योजना भी बनाई थी, स्पेशल फोकस ऑन द ईस्टर्न स्टेट, तो उस रास्ते में आगे बढ़ना होगा। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया जाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा भी बताया वो बनाया जाए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क झारखंड में बनाई जाए, स्टील प्लांट जो चतरा में जो बनने वाला था नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे पास सारी रॉ मटेरियल यहाँ पे है, अगर चतरा में वो दोबारा स्टील प्लांट जो अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। जो डिफेंस एंड रेलवे के जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अगर वो झारखंड में आते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। और आज के दिन में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर संजय सेठ जी, वो बहुत मेहनत भी कर रहे हैं इसके लिए। उसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस हो गई, ओरेकल हो गई, गूगल हो गई, वो सब किस तरह ईस्ट स्टेट हमारे झारखंड जैसे स्टेट की तरफ मूव करें, उसकी तरफ हम लोग क्या योजना बना दें, कैसे स्पेशल सब्सिडी दें उनको कि हाँ आप अगर इधर आओ। तो जो डिस्पैरिटी बिटवीन द जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। और जैसे आज के दिन में भारत जो हमारा सपना है, जैसा निर्मला सीतारमण जी मोदी जी कह रहे हैं कि इट हैज today like we are the growth engine of the world, so similarly we have to make some way कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, जो हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ये जो पार्ट है, ये भी पूरे देश का ग्रोथ इंजन बने। और जब ये वाला पार्ट ग्रोथ इंजन बनेगा तो डेफिनेटली हम लोग जो बाय 2047 वाला सपना जल्दी से जल्दी पूरा कर पाएंगे। चलिए, तो हर एक दृष्टि हमारे पास थोड़ा वक्त का अभाव है, लेकिन ऐसे में जो खासकर जो पिछड़े हुए इस पूरी चर्चा के दौरान काफी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे, लेकिन सियासी पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते, थोड़ी मजबूरी है कि उस पर भी बात कर ले। तो जो अभिषेक रामाधीन जी आप झारखंड के लिए या ईस्टर्न स्टेट के लिए सपना देख रहे हैं, या डॉक्टर नितेश जी जो सपना जो संभावना देख रहे हैं, उसमें हम एक छोटा सा सवाल सियासी ये जोड़ना चाहते हैं, भले ही आप सियासी लोग ना हो, कि करीब जो 1.5 लाख करोड़ का झारखंड का बकाया बताया जा रहा है, उसको लेकर भविष्य की संभावनाएं हैं और उसके कारण झारखंड के विकास को क्या गति मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो छोटी छोटी टिप्पणी आप दोनों की इस पर भी चाहेंगे। पहले डॉक्टर अभिषेक जी आपसे।
देखिए, जो सरकार का जो बकाया है, सरकार ने पहले ही कहा है क्रमबद्ध तरीके से जो भी चीजें हैं वो बिटवीन द बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स विल बी रिजॉल्व्ड जी। और अगर इतना पैसा आता है या फिर हमें झारखंड को एक स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता है तो डेफिनेटली दैट विल बी द बेस्ट फॉर द आवर स्टेट। और जहां तक बात है, केंद्र सरकार पैसे लेके आज के दिन में राज्यों के विकास के लिए खड़ी है, लेकिन प्रश्न ये है कि राज्य सरकार उस बजट को यूटिलाइज करे। रेगुलरली बजट समीक्षा बैठक होनी चाहिए, साल में एक बार जो बजट समीक्षा बैठक होती है वो महीने में हो। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में जो बजट जो हमारे पास में जो आज के दिन में है उसको भी तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो राज्य सरकार को सिर्फ अगर कहीं से पैसे मिल जाते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चन है हमारी सही में एक दिशा निर्देशन हो, हमारा गाइडिंग फोर्स हो, हमारी एक विजन हो जिसका कि सख्त अभाव दिखता है। चलिए डॉक्टर नितेश जी से भी जान लेते हैं। 1.5 लाख करोड़ छोटी राशि नहीं है। और डॉक्टर अभिषेक जी कुछ सब्सिडीज की भी चर्चा कर रहे थे कि अगर हम सब्सिडीज दें तो बेहतर संभावनाएं लेकर बड़ी कंपनियां झारखंड में आएंगी, और सब्सिडीज के लिए आवश्यक है कि हम अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेंगे, तो अगर अतिरिक्त धन मिलता है तो वो आगे बेहतर संभावनाओं को जगह देगा। डॉक्टर नितेश जी, इस पे एक छोटा सा हम पॉइंट बताना चाहेंगे जी। देखिए, चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र से अनुदान सहायता 16,961 करोड़ रुपए अनुमानित थी, लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी के कारण केंद्र सरकार बता रही बात को जी जी। केवल 4,808 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए, मतलब झारखंड सरकार को दिया गया जी। तो इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे, इसको रिलेट करके मैया सम्मान योजना को। मैया सम्मान योजना, अब फ्री बीज के बारे में बात करें हम लोग, अगर जी जी, फ्री बीज सभी राज्य सरकारें जो है फ्री बीज बांट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि आप फ्री बीज क्यों बांट रहे हैं लगातार, इससे घाटा लगातार बढ़ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं फ्री बीज बांट करके। अगर उसका जो है आपको यूटिलिटी नहीं हो पाता उस पैसे का, और हम लोग केवल फ्री बीज बांट करके सोचते हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल कुछ हम लोग हासिल कर दे, कुछ राजनीतिक क्षमता हासिल कर दे, तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। चलिए, तो ये विडंबना की स्थिति है। हमारे लिए, सरकार के लिए ये जरूरी है कि वो लोकप्रिय सरकार बनी रहे। लोकप्रिय सरकार बने रहने के 2 साधन हैं। आप लोगों की आमदनी बढ़ाएं, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रीज बीज दें, उसके लिए और भी कई व्यवस्थाएं हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम अगर कुछ लोगों को दे रहे हैं तो उसके लिए हम आय के अतिरिक्त स्रोत जरूर तलाशेंगे। उस दिशा में सरकार काम कर रही है। किसी और विभाग से या राज्य के जनहित से जुड़ी योजनाओं में कोई कटौती नहीं करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले 24 घंटे में केंद्र से राज्यों को क्या मिलता है, खासतौर पर झारखंड और बिहार को क्या मिलता है, और इस वैश्विक परिस्थिति में भारत कितनी मजबूती से और उभर कर आता है, ये पता चलेगा। इस चर्चा में काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी आपका और डॉक्टर नितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए। तो आज के सवाल तो पूछेंगे मैं फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।